आज का लेक्चर है डार्क एजेस के बारे में। और लेक्चर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डार्क एजेस होती क्या है, डार्क एजेस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्लासिकल फिलॉसफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फिलोसफर्स हुए हैं वो हैं प्लेटो और एरिस्टोटल। और वो दोनों फिलोसफर्स एक ही टाइम में हुए, एक ही साथ रहे। और प्लेटो टीचर थे, एरिस्टोटल उनके स्टूडेंट थे। उनका जो एनवायरनमेंट था या उनके सामने जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट एक जैसी थी। और ठीक इसी तरह से मिडीवल फिलॉसफी में भी दो सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स हुए। एक का नाम है सेंट ऑगस्टीन और दूसरे हैं थॉमस एक्वाइनस। लेकिन इन दोनों फिलोसफर्स के बीच में ऑलमोस्ट 800 साल का एक गैप है। यानी ऑगस्टीन की डेथ के ऑलमोस्ट 800 साल बाद थॉमस एक्वाइनस का जन्म होता है। और यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट ऑगस्टीन प्लेटो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे। और थॉमस एक्वाइनस एरिस्टोटल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन उन दोनों के बीच में एक 800 साल का गैप था। और इसी 800 साल के गैप को हम दो पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसका फर्स्ट पार्ट है जब ऑगस्टीन की डेथ हो जाती है और उसके कुछ टाइम के बाद रोमन एम्पायर का एंड हो जाता है। रोमन एम्पायर पूरी तरह से बिखर जाता है। एक पॉलिटिकल केओस होता है, चारों तरफ वॉर्स चल रही होती है। और ये जो पीरियड है वॉर्स का, पॉलिटिकल केओस का, इसको हम डार्क एजेस कहते हैं। और इस डार्क एजेस के बाद का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव एज। फॉर्मेटिव एज जब फिलॉसफी फिर से जन्म लेना शुरू करती है और एक बार फिर से हमारी जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो मिडिवल फिलॉसफी का पूरा टाइम पीरियड है, इसको समझने के लिए हम एक बेसिक टाइमलाइन का यूज़ करते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मिडिवल पीरियड की शुरुआत होती है फर्स्ट सेंचुरी से और इसका एंड होता है 15th सेंचुरी के लास्ट में। तो ये एक टाइमलाइन है फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के लास्ट तक की। जो फर्स्ट सेंचुरी है उसमें क्या होता है, वहाँ पर जीसस का जन्म होता है। और जीसस का जन्म होता है, जीसस के जाने के बाद क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब क्रिश्चियनिटी रोम का ऑफिशियल रिलीजन बन जाती है। ये जो पहले 500 साल हैं, पहले 500 साल जो हैं, इनको हम कहते हैं पैट्रिस्टिक पीरियड। पैट्रिस्टिक पीरियड, पैट्रिस्टिक वर्ड बना है पीटर वर्ड से और पीटर वर्ड होता है फादर के लिए। इसको फादर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि जो क्रिश्चियन थिंकर्स हैं वो क्रिश्चियनिटी के थॉट को डेवलप करते हैं। जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, क्रिश्चियनिटी का जो आइडिया है उसको डेवलप करते हैं ऐसे थिंकर्स इसमें जो होते हैं, उन्हें कहते हैं फादर्स ऑफ द चर्च। उनको फादर्स ऑफ द चर्च कहते हैं, इसलिए इसको पैट्रिस्टिक पीरियड कहते हैं उनकी वजह से। और इसमें सबसे मेन जो पर्सन होते हैं वो होते हैं ऑगस्टीन, सेंट ऑगस्टीन, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेंट ऑगस्टीन की डेथ हो जाती है 430 एडी में। 430 में ऑगस्टीन की डेथ हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे अटैक्स होते रहते हैं रोमन एम्पायर पे। और 476 में क्या होता है, 476 में रोमन एम्पायर जो है वो भी बिखर जाता है। उसको हम कहते हैं द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर भी पूरी तरह से बिखर जाता है, वहाँ का कल्चर जो है वो तहस नहस हो जाता है। जो भी बुक्स होती हैं, कुछ बुक्स को छोड़कर वो सभी बुक्स गुम हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉमर्स है या जो भी सिस्टम है, इकोनॉमी है, सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। और लगातार वॉर्स चलती रहती हैं और एक पॉलिटिकल एंड सोशल केओस रहता है। और 476 से लेकर 1000 एडी तक ये सब चलता रहता है। तो ये जो टाइम है 476 यानी रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर 1000 एडी तक का, इसको हम कहते हैं डार्क एजेस। डार्क एजेस। और 1000 एडी में क्या होता है, इसके बाद हमें जो कुछ बुक्स हैं, एरिस्टोटल की जो बुक्स हैं वो हमें फिर से मिलना शुरू होती है। हम एरिस्टोटल की बुक्स को फिर से रीडिस्कवर करते हैं। और ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। इस पीरियड को हम कहते हैं फॉर्मेटिव पीरियड। यानी 1000 एडी से लेकर 1200 एडी तक, ये जो टाइम है 1000 एडी से 1200 एडी का टाइम है, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव पीरियड। फॉर्मेटिव पीरियड। और 1200 एडी से 1300 एडी, इस पीरियड को हम कहते हैं कल्मिनेशन पीरियड।
कल्मिनेशन का मीनिंग होता है हाईएस्ट पॉइंट। जो मीडिवल फिलॉसफी है इस टाइम में अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। इस टाइम में सबसे मेन जो फिलोसोफर हैं वो है थॉमस एक्वाइनस, इसलिए इसको कहते हैं कल्मिनेशन पीरियड। 1300 एडी के बाद क्या होता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है मिडिवल फिलॉसफी का। थॉमस एक्वाइनस की डेथ के बाद जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है या मिडिवल फिलॉसफी है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, वो नीचे की ओर जाना शुरू हो जाती है, इसलिए इसको हम डिक्लाइन पीरियड कहते हैं, डिक्लाइन। और उसके बाद 1596 में रेने डेकार्ट का जन्म होता है फ्रांस में, और उसके बाद मॉडर्न फिलॉसफी शुरू होती है। तो ये टाइम लाइन है मिडिवल फिलॉसफी की, जो शुरुआत होती है पेट्रिस्टिक पीरियड से, उसके बाद डार्क एजेस आती हैं, उसके बाद फॉर्मेटिव एज होता है, फॉर्मेटिव पीरियड, उसके बाद कल्मिनेशन जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पे पहुँचती है, और हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद डिक्लाइन शुरू होता है, और उसके बाद 1596 में रेने डेकार्ट का जन्म होता है, और उसके बाद मॉडर्न फिलॉसफी शुरू होती है। तो एक बहुत ही सिंपल टाइमलाइन है जो आपको, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिवल फिलॉसफी के अलग अलग स्टेजेस कौन सी हैं। ऑगस्टीन के टाइम में साल 410 में विसिगॉथ्स ने रोम पर अटैक किया था, और ये हमने पहले के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। लेकिन ये अटैक कोई लास्ट अटैक नहीं था। इस अटैक के बाद रोम पर कई अटैक्स हुए, और हर अटैक पहले वाले अटैक से ज़्यादा पावरफुल था, और साल 476 में रोमन एम्पायर पूरी तरह से बिखर गया और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इन छोटे छोटे एरियाज पर अब ट्राइबल्स का कंट्रोल था, जिन्हें रोमन्स बारबेरियंस कहते थे, और ऐसे में रोम का जो कल्चर था, जो इकोनॉमी थी, और जो वहाँ का कॉमर्स और इंडस्ट्रीज थी, वो सब भी ख़त्म हो गया। और ऐसे में जो ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर था वो भी लॉस्ट हो गया। जो भी बुक्स उनके पास थी उनमें से मोस्टली बुक्स खो गई। कुछ क्रिश्चियन बुक्स अवेलेबल थी, जैसे बाइबल या फिर ऑगस्टीन के कुछ वर्क्स अवेलेबल थे, और प्लेटो की एक बुक है टिमाइस के नाम से, वो भी अवेलेबल थी। और इसके साथ ही एरिस्टोटल के जो लॉजिक पर वर्क्स हैं, लॉजिक पर जो काम है उनका, उसके भी बहुत थोड़े से पार्ट्स अवेलेबल थे। एक बोइथियस नाम के फिलोसफर हैं, उनके भी एक बुक और कुछ राइटिंग्स अवेलेबल थी। इस तरह से कुछ राइटिंग्स अवेलेबल थी, लेकिन मोस्टली जो बुक्स थी वो गुम हो गई थी। तो फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सच में एक डार्क एजेस का टाइम था, जब ना ही हमारे पास बुक्स अवेलेबल थी, ना ही उन बुक्स को लिखने वाला कोई पर्सन अवेलेबल था। और लिखना बहुत दूर की बात है, जो रीडिंग करने की स्किल है, लोगों में जो रीड करने की आर्ट या स्किल थी, वो स्किल भी ख़त्म होती जा रही थी। लोग ये भूलते जा रहे थे कि रीड कैसे किया जाता है। और एक्चुअली ये जो कुछ बुक्स थी जो बची हुई थी, ये भी चर्च की वजह से बची थी, क्योंकि रोमन एम्पायर तो कोलैप्स हो चुका था, लेकिन चर्च बचा रहा। और जो अटैक करने वाले पर्सन्स थे, जो बारबेरियंस थे, वो पेगन्स थे। और चर्च ने क्या किया, चर्च ने उन बारबेरियंस को कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे चर्च ने उनके लीडर्स को भी कन्वर्ट कर दिया, यानी क्रिश्चियनिटी के फोल्ड में उनको ले आए। पहली बात तो ये कि जो क्रिश्चियंस थे उनमें एक स्ट्रांग मोटिवेशन था कि हम सभी को कन्वर्ट करें। दूसरी बात ये थी कि वो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझने लगे थे। और सबसे मेन बात ये थी कि जो अटैक करने वाले लोग थे, यानी जो नए शासक थे, वो ये अच्छे से जानते थे कि एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ डील करना ज़्यादा इजी है, और इसलिए वो क्रिश्चियनिटी को भी सपोर्ट करने लगे। लेकिन अब चर्च पहले जैसा नहीं रहा था, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए थे, और साथ ही वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। और चर्च में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ, सबसे मेजर जो चेंज हुआ, वो था गवर्नेंस में। पहले चर्च के जो भी डिसीजन हुआ करते थे वो बिशप्स मिलकर लिया करते थे, यानी बहुत सारे बिशप्स होते थे, और वो एक साथ मिलकर एक मीटिंग करते थे, और उस मीटिंग में सबकी सहमति से डिसीजन लिए जाते थे। यानी सभी बिशप्स का एक कोलेक्टिव रोल होता था, एक कोलेक्टिव डिसीजन हुआ करता था। तो वैसे बिशप्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि बिशप्स होता क्या है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिशप क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक बहुत लार्ज एरिया है, एक बहुत लार्ज एरिया है, और इस एरिया में बहुत सारे चर्च हैं। इस पूरे लार्ज एरिया को हम कहते हैं डियोसिस, DIOCESE, डियोसिस।
इस पूरे लार्ज एरिया को हम डियोसिस कहते हैं और इस एरिया में बहुत सारे चर्चेज हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। हर चर्च का अपना एक हेड होता है जो उस चर्च को मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं प्रीस्ट। उसको हम कहते हैं प्रीस्ट, जो चर्च को मैनेज करता है। हर चर्च का अपना एक प्रीस्ट होता है और उस प्रीस्ट की हेल्प करने के लिए कुछ हेल्पर्स होते हैं। उन हेल्पर्स को हम कहते हैं डिएकॉन्स। उन हेल्पर्स को हम कहते हैं डिएकॉन्स। तो ऐसे बहुत सारे चर्च हैं इस एरिया में, इस डियोसिस में, और हर चर्च का अपना एक हेड है जिसको प्रीस्ट कहते हैं और उसके बहुत सारे हेल्पर्स हैं जिनको हम डिएकॉन्स कहते हैं। और ऐसा सभी एरियाज में ऐसा होता है। और हर डियोसिस के ऊपर एक बिशप होता है। हर डियोसिस के ऊपर, हर एरिया के ऊपर एक बिशप होता है। जितने भी एरियाज हैं सबके ऊपर एक एक बिशप होगा। तो पहले क्या सिस्टम था कि पावर डिसेंट्रलाइज थी, यानी किसी एक पर्सन के पास पावर नहीं थी। जितने भी बिशप्स हुआ करते थे वो सभी मिलकर चर्च के लिए एक डिसीजन लेते थे। कोलेक्टिवली डिसीजन हुआ करता था, मिलजुल कर बात करते थे, मीटिंग होती थी और उसके बेस पर चर्च का एक डिसीजन लिया जाता था। इस सिस्टम को हम कहते हैं एपिस्कोपल। ये स्पेलिंग्स थोड़ी आप ध्यान से चेक कर लेना। ये स्पेलिंग किस तरह से है, थोड़ी स्ट्रेंज है ये स्पेलिंग्स। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो गवर्नेंस का सिस्टम था, ये जो गवर्नेंस का सिस्टम था एपिस्कोपल, ये चेंज हो गया। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद डार्क एजेस में ये चेंज हो गया और नया सिस्टम आ गया। नया सिस्टम का नाम था पेपेसी। पेपेसी। इस सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी बिशप्स हैं उन सब के ऊपर एक अथॉरिटी की तरह एक पर्सन होता है जिसको पॉप कहते हैं। पॉप वर्ड ग्रीक वर्ड पेपिस से बना है। पेपिस का मीनिंग होता है पापा या फिर फादर, यानी पापा भी कह सकते हैं जैसे। तो पॉप कहते हैं इनको। एक ऊपर अथॉरिटी होती है और सारी की सारी पावर पॉप के पास होती है। पॉप जो है वो बिशप्स के साथ मीटिंग कर सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है, डिस्कस कर सकता है, ठीक है। लेकिन सारी की सारी पावर पॉप के पास होती है, यानी एक पर्सन के पास होती है। यानी इस सिस्टम में, पेपेसी के सिस्टम में, पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। पूरी दुनिया में जितने भी चर्चेज हैं, यानी जितने भी कैथोलिक चर्चेज हैं, उन सबका जो हेड है वो पॉप होता है और वही सबको गाइड करता है, वही सबको ऑर्डर देता है। और अभी इस टाइम में जो पॉप हैं उनका नाम है पॉप लियो 14th। पॉप लियो 14th ये उनका नाम है और ये रोम में रहते हैं, वेटिकन सिटी के अंदर। तो ये सिस्टम में चेंज आया। तो ये एरियाज होते हैं डियोसिस, उनमें चर्चेज होते हैं, उनमें प्रीस्ट और डिएकॉन्स होते हैं। पहले बिशप्स मिलकर फैसला लिया करते थे, गवर्नेंस इस तरह से काम करती थी, जिसको एपिस्कोपल कहते हैं। और उसके बाद एपिस्कोपल की जगह पेपेसी आ गई, गवर्नेंस का सिस्टम चेंज हो गया। गवर्नेंस का सिस्टम चेंज होने से जो पॉप है उसके पास सारी अथॉरिटी आ गई। जो भी कैथोलिक चर्चेज हैं वो पॉप उनको गाइड करते हैं, पॉप उनको ऑर्डर देते हैं। इस टाइम के जो पॉप हैं वो है पॉप लियो 14th। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये सारी पावर रोम में कैसे आ गई, और वो भी सिर्फ एक पर्सन के पास। तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जीसस के जो सबसे पहले 12 स्टूडेंट्स थे उनमें से एक थे पीटर। और जीसस खुद पीटर को ये अथॉरिटी देते हैं कि चर्च को अब से वो गाइड करेंगे। पूरी ह्यूमैनिटी को गाइड करने की जो अथॉरिटी है वो पीटर को दी जाती है। और ऐसे पीटर चर्च के फर्स्ट लीडर बन जाते हैं। पीटर रोम के फर्स्ट बिशप बनते हैं और वहीं से वो चर्च को गाइड करते हैं। और इसलिए उन्हें द फर्स्ट पॉप भी कहा जाता है, फर्स्ट पॉप। लेकिन इस पॉइंट को कई डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं जाएंगे। और अब जीसस ने पीटर को ये अथॉरिटी दी थी, ये बात बाइबल में दी गई है। और इस अथॉरिटी को पिट्रीन अथॉरिटी कहा जाता है। जो पहले के बिशप्स थे वो इस बात को मानते थे कि रोम के जो बिशप हैं वो सबसे खास हैं, उनकी पोजीशन बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बाद में उनकी जो पोजीशन है इसको अथॉरिटी की तरह देखा जाने लगा। तो ये जो डॉक्ट्रीन है इसके बेस पर पेपेसी का सिस्टम लागू हुआ। पूरी दुनिया के जो भी चर्चेज हैं, पूरी दुनिया के जो भी कैथोलिक चर्चेज हैं, उन सब की अथॉरिटी पॉप के पास होती है, जो रोम में रहते हैं, वेटिकन सिटी में। और यही जो अथॉरिटी है ये स्टेट में काम करने लगी। अगर किसी एरिया का जो किंग है वो क्रिश्चियन है तो वो पॉप के अकॉर्डिंग काम करेगा। और अगर किसी एरिया का जो राजा है, किंग है, वो क्रिश्चियन नहीं है
तो वहाँ पर ऑगस्टिन का सिस्टम फॉलो किया जाएगा। यानी चर्च और स्टेट दोनों अलग अलग पावर्स हैं, दोनों अलग अलग रहेंगे, यानी दोनों अपने अपने एरियाज में, अपने अपने फील्ड में सुप्रीम हैं, और दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम फॉलो किया जाता था। लेकिन फिर भी चर्च की जो अथॉरिटी है उसको ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। और चर्च की अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए एक बार कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए थे। इन डॉक्यूमेंट्स का नाम था द डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन, जिसमें ये लिखा था कि रोम के जो सम्राट हैं कॉन्स्टेंटीन, वो पोप को वेस्टर्न रोमन एम्पायर की पूरी पॉलिटिकल पावर देते हैं। यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर की पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी रोमन पोप के पास होगी, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा था। लेकिन एक लंबे टाइम के बाद, शायद 14th या 15th सेंचुरी में, मुझे कंफर्म नहीं है, ये पता चला कि ये डॉक्यूमेंट्स नकली हैं। ये डॉक्यूमेंट लैटिन भाषा में लिखे गए थे, लेकिन इसमें जो वर्ड्स और कंसेप्ट्स यूज़ किए गए हैं वो कॉन्स्टेंटीन के टाइम पर नहीं थे। यानी ये प्रूव हो गया कि ये डॉक्यूमेंट एक नकली डॉक्यूमेंट था। 11th सेंचुरी में एक पोप हुए जिनका नाम था पॉप ग्रेगोरी 7th। उन्होंने इस अथॉरिटी का बहुत ही स्ट्रांगली यूज़ किया। जो भी नए बिशप्स अपॉइंट होते थे उन्हें पहले एक शपथ लेनी होती थी कि मैं पॉप की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और हमेशा पॉप के लिए लॉयल रहूँगा, हमेशा उनके लिए ऑनेस्ट रहूँगा। और यही जो शपथ है जो किंग्स हुआ करते थे उन्हें भी लेनी होती थी। तो जो छोटे किंग्स हुआ करते थे वो इस बात को आसानी से मान लेते थे, लेकिन जो पावरफुल किंग्स हुआ करते थे उनके साथ चर्च का एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था। और ऐसा ही एक फेमस कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1075 में। पॉप ग्रेगोरी ने कुछ बिशप्स को काम से निकाल दिया। बिशप्स चर्च के मेंबर थे और ग्रेगोरी रोमन पोप थे, इसलिए किसी बात पर ग्रेगोरी ने बिशप्स को काम से निकाल दिया। लेकिन ये जो बिशप्स थे वो सिर्फ चर्च का काम नहीं करते थे, वो वहाँ के जो सम्राट थे उनके ऑफिस का भी काम संभालते थे। यानी जो बिशप्स थे वो चर्च का और सम्राट का दोनों का काम संभालते थे, दोनों के लिए काम करते थे। सम्राट का नाम था हेनरी फोर्थ, और हेनरी फोर्थ ने पॉप की इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया और बिशप्स को काम पर बनाए रखा। और पॉप ग्रेगोरी को जब ये पता चला, इस बात का जब पता चला, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने एक काउंसिल बुलाई। और काउंसिल में ये फैसला दिया कि किंग हेनरी ने चर्च के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, इसलिए उन्हें हम चर्च से बाहर कर देते हैं। सेंट पीटर की अथॉरिटी का यूज़ करते हुए उन्होंने हेनरी के सेल्वेशन पे रोक लगा दी और हेनरी को चर्च से बाहर कर दिया गया। इसलिए उनके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं बची, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं रही, और लास्ट में उनको हार माननी पड़ी। उसके बाद वो सबके सामने पॉप से माफ़ी मांगते हैं और पॉप उसके बाद उनको माफ़ कर देते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि डार्क एजेस में चर्च की पावर इंक्रीज होती चली गई। चर्च में पेपेसी का सिस्टम लागू हुआ, जिससे रोम के जो पॉप हैं उनके पास पूरी की पूरी पावर आ गई, और चर्च के साथ साथ वो स्टेट्स को भी कंट्रोल करने लगे, स्टेट्स के इश्यूज को भी कंट्रोल करने लगे। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। और एक तरफ चर्च अपनी पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज करने में लगा हुआ था, और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे, कुछ ऐसे पर्सन भी थे जो चर्च के स्पिरिचुअल मिशन पर काम कर रहे थे, जिसमें से एक मूवमेंट का नाम है मोनेस्टिसिज्म। मोनेस्टिसिज्म का मीनिंग है कि इस दुनिया से अलग होकर एकांत में अपनी स्पिरिचुअलिटी पर काम करना, गॉड की ओर ध्यान लगाना और उनकी सेवा करना, और जो क्रिश्चियन टीचिंग्स हैं, जीसस की टीचिंग्स हैं, उनको फॉलो करना। तो ये भी क्रिश्चियनिटी का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे थे। अगर जैसे कोई व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है तो वो गर्म इलाकों में तो आसानी से रह सकता है, जैसे साउथ के जो एरियाज़ हैं वहाँ इतनी समस्या नहीं है। लेकिन जो नॉर्थ के एरियाज़ हैं, यानी यूरोप का जो नॉर्थ वाला साइड है, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अकेले सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया से अलग होकर रहने के लिए आपको ग्रुप्स बनाकर रहना होगा। ऐसे ग्रुप्स जहाँ पर सभी लोगों का जो गोल है वो सेम हो, मोटिव सेम हो, और जो एक दूसरे की हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें। और इसी तरह से मोनेस्ट्रीज बनी। मोनेस्ट्रीज एक आश्रम टाइप जगह होती है जहाँ पर आप दुनिया से अलग होकर रह सकते हो और अपना सारा का सारा टाइम गॉड की सर्विस में लगा सकते हो। मोनेस्ट्री आपको इस काम में हेल्प करती है, ये एक तरह का ग्रुप होता है। तो ऐसे में जो क्रिश्चियंस गॉड की ओर जाना चाहते थे वो मोनेस्ट्रीज में आकर रहने लगे।
लेकिन आप जानते हैं कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, और ऐसे भी काफ़ी लोग थे जो मोनेस्ट्रीज़ में सिर्फ आराम करने के लिए आए थे, वहाँ की जो पीसफुल और जो स्लो लाइफ है उसको एंजॉय करने के लिए आए थे, और उनका गॉड में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। और जब ये बात सेंट बेनेडिक्ट को पता चली कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोनेस्ट्रीज़ में सिर्फ टाइम पास करने के लिए आकर रह रहे हैं, और जो सच में गॉड की सर्विस करना चाहते हैं, उन लोगों का भी ध्यान वो भटका रहे हैं, उन लोगों को भी वो परेशान कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। तो ऐसे में सेंट बेनेडिक्ट ने क्या किया, उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, और उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में फॉलो किया जाने लगा। रूल्स कुछ ऐसे थे कि आप कोई प्रॉपर्टी या पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, कोई बुक या राइटिंग भी नहीं रख सकते, और आपको पूरा समय गॉड की सर्विस में ही देना होगा। जो गॉड की कमांड्स हैं, जो बाइबल की कमांड्स हैं, उनको फॉलो करना होगा। जो जीसस की टीचिंग्स हैं उनमें ध्यान लगाना होगा। और सर्दी और गर्मी, ये जो मौसम है, उनके हिसाब से अलग अलग रूटीन्स बना दी गई। बाइबल रीड करने का टाइम, प्रेयर करने का टाइम, सोने का टाइम, जागने का टाइम, भोजन का टाइम, हर चीज़ के लिए टाइम टेबल बना दिया गया। तो मोनेस्ट्री में जो मॉन्क्स थे, उनको ये ऑर्डर था कि आपको हमेशा अपने आप को सबसे छोटा समझना है, सबसे छोटा मानना है, सबसे ज़्यादा हम्बल रहना है, आपको हर बात को एक्सेप्ट करना है, आपके अंदर थोड़ी सी भी ईगो, थोड़ा सा भी प्राइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइड सभी बीमारियों की जड़ है, रूट ऑफ ऑल सिन। तो सेंट बेनेडिक्ट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी वो जो मोनेस्ट्रीज थी वो पैसे और पावर की ओर जाने लगी, पैसा और प्रॉपर्टी कलेक्ट करने लगी, पॉलिटिकल मैटर्स की ओर ध्यान देने लगी, और ऐसा धीरे धीरे जो मोनेस्ट्रीज थी उनके अंदर भी करप्शन फैलता चला गया। तो जैसा वो बनाना चाहते थे मोनेस्ट्रीज को, वैसा वो बना नहीं पाए। तो ऐसे में जब मोनेस्ट्रीज और साथ ही चर्च भी वेल्थ और पॉलिटिकल पावर की ओर अट्रैक्ट होते चले गए, और स्पिरिचुअल मोटिवेशन कमज़ोर होती चली गई, तो एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही मिस्टिकल पर्सन आते हैं। उनका नाम है फ्रांसिस ऑफ असीसी। फ्रांसिस ऑफ असीसी, जिन्होंने अपनी सारी लाइफ सिंप्लिसिटी में और गॉड की सर्विस में स्पेंड की। वो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और क्रिश्चियन स्पिरिचुअलिटी की ओर उनको गाइड किया। वो एक्चुअली में पहले एक बिजनेसमैन थे, और उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए मिलिट्री में भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं। लेकिन एक रात उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो उनको गॉड की सर्विस की ओर अट्रैक्ट करती है, और उसके बाद वो गॉड की प्रेयर करना शुरू कर देते हैं, और खाली टाइम में जो बीमार लोग होते हैं उनकी सेवा करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही एक लंबा टाइम बीत जाता है, काफ़ी टाइम बीत जाता है, और एक दिन जब वो गॉड से प्रे कर रहे होते हैं तो उन्हें बाइबल का एक पैसेज सुनाई देता है, जिसमें जीसस अपने फॉलोवर से कहते हैं कि गोल्ड या सिल्वर या कोई भी वेल्थ या प्रॉपर्टी जो आपके पास है, इन सबको छोड़ दीजिए, और इन सब से पूरी तरह फ्री होकर अपनी लाइफ को गॉड के लिए समर्पित कर दीजिए, डिवोट कर दीजिए। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि इसी मैसेज की तो मैं वेट कर रहा था, इसी मैसेज की मैं वेट कर रहा था। और उसके बाद वो सब कुछ छोड़कर एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीना शुरू करते हैं, और उनके इस डिवोशन से इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं। और उनके बारे में कहने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और अब बात करते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में। फ्यूडलिज्म मीन सामंतवाद। पहले रोमन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। उस टाइम में रोम में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी, सेंट्रलाइज सरकार थी, जहाँ सब कुछ सरकार मैनेज करती थी। कानून तैयार करना, सेना रखना, लोगों की सुरक्षा करना, ये सारे काम सरकार के पास थे। लेकिन जब रोमन एम्पायर बिखर गया, टूट गया, तो रोम में कोई पावरफुल सरकार नहीं बची, और ऐसे में सोशल एंड पॉलिटिकल जो डिसऑर्डर है वो बढ़ना शुरू हो गया। यानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो बिगड़ गई, और इसी समस्या की वजह से फ्यूडलिज्म का जन्म हुआ। उस टाइम में प्रॉपर्टी और पावर का जो मेन सोर्स था वो था ज़मीन, यानी लैंड। जिसके पास जितनी ज़्यादा लैंड होगी, जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन होगा। और यही रीज़न था कि समाज का जो सिस्टम है वो ज़मीन के आधार पे बन गया था। राजा के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, और राजा अपनी ज़मीन कुछ नोबल्स को, यानी कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को दे दिया करता था। और बदले में ये जो नोबल लोग थे, नोबल, अमीर या पावरफुल लोग जो थे, ये राजा के लिए काम करते थे।
वो सेना भी रखते थे और राजा को टैक्स भी देते थे। तो ऐसे एक सीढ़ी नुमा सिस्टम बन गया था। इस सीढ़ी नुमा सिस्टम में जो सबसे टॉप पे जो पर्सन है उसको हम कहते हैं किंग। किंग यानी राजा। वैसे तो राजा को सब कुछ मानते थे, लेकिन राजा के पास पूरी पावर नहीं थी। राजा की पावर जो थी वो बटी हुई थी, क्योंकि उसकी जो ज़मीन थी, टोटल जो लैंड थी, राजा को डिस्ट्रीब्यूट करनी होती थी ड्यूक्स में। ड्यूक्स में और अर्ल्स में, ऐसे बहुत सारे ड्यूक्स और बहुत सारे अर्ल्स ऐसे हो सकते थे। इनके पास ज़मीन के बहुत बड़े बड़े हिस्से हुआ करते थे राजा की ओर से दिए गए। और ये ड्यूक्स और अर्ल्स राजा को सपोर्ट करते थे, राजा के काम में सहयोग करते थे। और ये ड्यूक्स और अर्ल्स हम कह सकते हैं कि एक तरह से छोटे राजा हुआ करते थे, जो अपने अपने एरिया में एक राजा की तरह काम करते थे। कानून तैयार करना, कानून को फॉलो करवाना, टैक्स वसूल करना, या जो भी काम है वहाँ का मैनेज करना, ये सब ये ड्यूक्स और अर्ल्स किया करते थे, और बदले में ये किंग को सपोर्ट करते थे। और ड्यूक्स से कम ज़मीन हुआ करती थी बैरन्स के पास। ये जो बैरन्स हैं, इन्हें ज़मीन ड्यूक्स दिया करते थे, यानी इनके पास ज़मीन ड्यूक्स के कंपैरिजन में कम हुआ करती थी। और जो बैरन्स हैं उनके पास नाइट्स हुआ करते थे। जो नाइट्स हैं एक तरह के ट्रेंड योद्धा हुआ करते थे, जो घोड़े पे सवार होकर युद्ध करते थे, या तो अपने मालिक के लिए युद्ध करते थे, या फिर राजा के लिए, ड्यूक के लिए, किसी नोबल पर्सन के लिए फाइट करते थे। और इन नाइट्स के पास ज़मीन हुआ करती थी। ये जो बैरन्स हैं इन नाइट्स को ज़मीन दिया करते थे। यानी आप इस सिस्टम को समझिए, जो राजा है वो अपनी ज़मीन को ड्यूक्स और अर्ल्स में डिवाइड करता है, और उसके बाद ये आगे अपनी ज़मीन को बैरन्स में डिवाइड करते हैं, और ये बैरन्स अपनी ज़मीन को नाइट्स को देते हैं। इस तरह से एक सिस्टम बना हुआ था। और जो नाइट्स हैं वो युद्ध के लिए फाइट करते हैं, राजा के लिए या फिर किसी नोबल पर्सन के लिए फाइट करते हैं। और जो नाइट्स हैं उनके नीचे हुआ करते थे सर्फ। सर्फ को आप मजदूर किसान कह सकते हो, या किसान मजदूर कह सकते हो। ये ऐसे लोग थे जो नाइट्स की ज़मीन पे खेती करते थे, और खेती की उपज का, जो फसल का एक थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख के बाकी जो भी हिस्सा है वो नाइट्स को दे दिया करते थे। तो एक तरह से ये मजदूर किसान हुआ करते थे जो नाइट्स की ज़मीन पे खेती करते थे। तो इस तरह से एक हायरार्किकल सिस्टम बना हुआ था। इसमें पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं थी। जो राजा है उसके पास पूरी पावर नहीं थी, वो अपनी पावर के लिए ड्यूक्स पे और अर्ल्स पे डिपेंड था। और ये ड्यूक्स भी बैरन्स पे डिपेंड थे, और ये बैरन्स भी नाइट्स पे डिपेंड थे, और ये सर्फ पे डिपेंड थे, यानी किसानों पे डिपेंड थे। तो एक इंटरडिपेंडेंट सिस्टम था, और एक सीढ़ी नुमा सिस्टम बना हुआ था जिसमें हर किसी के पास पावर नहीं थी, और पावर पूरी तरह से डिवाइड थी। तो ये जो टाइम था इसमें दो बड़ी पावर्स थी, एक तो चर्च और दूसरा फ्यूडल सिस्टम। चर्च रिलीजियस मैटर्स को कंट्रोल करता था, और फ्यूडलिज्म पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर्स को कंट्रोल करता था। तो ये जो सभी बातें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। कल को अगर आप रिलीजियस फिलॉसफी स्टडी करते हैं, या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी स्टडी करते हैं, या फिर मान लीजिए आप हिस्ट्री या कुछ और स्टडी करते हैं, तो आपको इस बात का पहले से एक बेसिक आइडिया रहेगा कि पेपेसी क्या होती है, बिशप क्या होता है, प्रीस्ट क्या होता है, या फिर मोनेस्ट्री क्या होती है, या फिर फ्यूडलिज्म क्या होता है, ड्यूक्स, पैरेंट्स, नाइट्स, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको इसका एक बेसिक आइडिया रहेगा। और बेसिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बहुत ही शॉर्ट मैनर में और बहुत ही सिंपल तरीके से ये सब बता रहा हूँ। और अगर आप ये सब चीज़ें बुक्स में रीड करने जाते हैं, स्टडी करने जाएंगे, तो आपको बहुत ही लंबा टाइम इनमें लग जाएगा इन सबको समझने में। और मैं टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन एक टीचर का ये काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को आगे के लिए पहले से प्रिपेयर करे। और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ही अच्छी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है फिलॉसफी की वो बहुत ही अच्छी हो, और जब भी आप कोई बुक रीड करें तो वो बुक भी आपको ईजिली समझ में आए। उसमें जो भी वर्ड्स दिए गए हैं वो सब आपको पहले से पता हो, उनका एक बेसिक आइडिया हो कि उनका मीनिंग क्या है, जिससे आप फिलॉसफी को अपने आप स्टडी कर सकते हैं, एक एडवांस लेवल पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि दो बड़ी पावर्स हैं, एक है चर्च और दूसरी है फ्यूडल सिस्टम। और दोनों कभी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और कभी कभी दोनों के बीच में टकराव भी होते हैं। और हमने ये भी देखा कि दोनों की मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, मॉरल वैल्यूज़ दोनों की एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहाँ पर दोनों की मॉरल वैल्यूज़ मिक्स होती हैं, और उस पॉइंट को हम कहते हैं शिवलरी। आज के टाइम में शिवलरी का जो मीनिंग है वो कुछ अलग है। आज के टाइम में हम कहते हैं कि एक पर्सन जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करता हो,
एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में उनके साथ बिहेव करता हो, उसको हम शिवलरी कहते हैं, यानी उस मैनर को हम शिवलरी कहते हैं। लेकिन मिडिवल फिलॉसफी में, मिडिवल टाइम्स में इसका मीनिंग कुछ अलग था। मिडिवल टाइम्स में नाइट्स हुआ करते थे, और जैसा कि हमने देखा कि नाइट्स ट्रेंड योद्धा हुआ करते थे, जो घोड़े पे सवार होकर एक राजा के लिए या फिर किसी नोबल के लिए, किसी नोबल की ओर से फाइट करते थे। तो शिवलरी एक मॉरल कंडक्ट था उन नाइट्स के लिए। शिवलरी का मीनिंग था कि नाइट को एक सिर्फ ब्रेव और कोरेजियस ही नहीं होना चाहिए, उसको एक गुड एंड वर्चुअस पर्सन भी होना चाहिए, यानी शक्ति और साहस के साथ एक अच्छा नेचर, एक अच्छा बिहेवियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्यूडलिज्म और चर्च की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो एक साथ मिक्स होती हैं। फ्यूडल सिस्टम में जो नाइट्स हैं वो भी चर्च की जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करते हैं, तो जिससे जो योद्धा हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो एक मॉरल एंड रिस्पॉन्सिबल वे में काम कर सकें। इस टाइम में और भी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे, जिसमें से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज था आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में 12th सेंचुरी में एक नई तरह का आर्किटेक्चर जन्म लेता है, जिसे हम गॉथिक आर्किटेक्चर कहते हैं, गॉथिक आर्किटेक्चर। और ये आर्किटेक्चर उस टाइम के रिलीजन और फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली इससे पहले के टाइम में, रोमन एम्पायर के टाइम में जो चर्चेस बनाए जाते थे वो बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम हुआ करते थे और देखने में किसी किले के जैसे लगते थे। उनकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी होती थी और छतों की ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब ठीक ठाक थी। और ये जानबूझकर ऐसे बनाए जाते थे जिससे जो बाहर के लोग हैं उनसे इनको सिक्योर रखा जा सके। लेकिन गॉथिक आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट था। गॉथिक आर्किटेक्चर में छतों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और साथ ही आसपास की जो दीवारें हैं वो भी बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं थी, भारी भरकम पत्थर की नहीं होती थी, और उनमें बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ लगी होती थी जिससे सूरज की जो रोशनी है वो चर्च के अंदर आ सके। अगर आप इन दोनों तस्वीरों को देखते हैं, दोनों चर्चेस को देखते हैं, तो आपको इनका अंतर बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड में जो चर्च बनी है ये रोमन स्टाइल में बनी है, रोमन आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। इसकी दीवारें आप देख सकते हैं बहुत ही भारी हैं, बहुत भारी भरकम दीवारें हैं इसकी, और इसकी खिड़कियां बहुत छोटी हैं और देखने में ऐसे लगता है जैसे कोई किला हो, बहुत भारी भरकम किला हो। और ये राइट साइड में गॉथिक आर्किटेक्चर से बनी चर्च है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारें इतनी भारी नज़र नहीं आती और इसकी खिड़कियाँ बहुत बड़ी हैं। इनकी खिड़कियों का साइज़ आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा है और इनकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये रोमन स्टाइल में बनी है और ये गॉथिक स्टाइल में बनी है। ये पुराना स्टाइल है रोमन जो पहले बना करता था। इसमें आपको और भी कई चीज़ें देखनी चाहिए, जैसे कि इसका जो आर्च है, आर्च को हिंदी में क्या कहते हैं, जो मेहराब होता है, ये मेहराब यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल है पूरी तरह से। इसमें गोलाई नज़र आएगी आपको, यहाँ पे एक गोलाई नुमा तरीके से बनाया गया है। लेकिन जो गॉथिक आर्किटेक्चर है उसमें आपको पॉइंट नज़र आएगा, यहाँ पे गोलाई नहीं है। तो ये बहुत सिंपल एक तरीका है गॉथिक आर्किटेक्चर और रोमन आर्किटेक्चर में डिफरेंस करने का, कि जो रोमन आर्किटेक्चर होगा उसमें आपको गोलाई नज़र आएगी और इसमें आपको ये पॉइंटेड नज़र आएगा। ये जो मेहराब है, ये जो आर्च है, ये पॉइंटेड होगा, इस तरह से बना होगा। इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। जो रोमन आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है कि एक बड़ी बड़ी इस तरह से दीवारें बनाई जाती हैं और इसके ऊपर इस तरह से एक मेहराब बनाया जाता है। और ये जो मेहराब है इसका वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसका प्रेशर बाहर की ओर रहता है, इस तरह से। और यहाँ पर इसलिए एक दो सपोर्ट दी जाती हैं, इनको हम कहते हैं बटरस। बटरस वर्ड कहते हैं, मुझे आर्किटेक्चर की नॉलेज नहीं है वैसे इतनी, पर इनको बटरस कहा जाता है जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये बहुत हैवी ब्लॉक्स होते हैं, एक तरह से बहुत हैवी ब्लॉक्स होते हैं। ये बहुत हैवी ब्लॉक्स होते हैं जो इन दीवारों को सपोर्ट करते हैं ताकि ये दीवारें अपनी जगह पे बनी रहे। इसलिए यहाँ पे खिड़कियों के लिए जगह नहीं बचती। इसका वेट ज़्यादा होने की वजह से, बाहर की ओर प्रेशर होने की वजह से ये बनाए जाते हैं और इसलिए यहाँ पर खिड़कियों के लिए जगह नहीं बचती। लेकिन जो गॉथिक आर्किटेक्चर उसमें क्या करते हैं, उसमें
जो दीवारें हैं उनकी मोटाई थोड़ी सी कम रखी जाती है, इस तरह से। और एक आर्च, जिसका जो आर्च है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, इस तरह से। इस तरह से पॉइंटेड होता है। और ये पॉइंटेड होने की वजह से, हाइट ज़्यादा रखने की वजह से, इसका जो फोर्स है वो बाहर की ओर कम होता है। मतलब इनकी दीवारों के ऊपर बाहर की ओर फोर्स कम लग रही है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। इसलिए यहाँ पर इन दीवारों को कम सपोर्ट की नीड होती है। अब देखिए, इस दीवार को सपोर्ट देने के लिए जैसे यहाँ पे बटरेस यूज़ किया गया है, यहाँ पे साइड में दोनों दीवारों के, और यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का बटरेस यूज़ किया जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लाइंग बटरेस, मतलब उड़ने वाला बटरेस। एक्चुअली वैसे ये उड़ता नहीं है, पर इसका नाम इस तरह से रखा गया है। इसको हम सपोर्ट कैसे देते हैं, यहाँ पर एक पिलर बनेगा इस तरह से, और यहाँ से सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पर एक दीवार बीम बनेगा एक तरह से, पिलर या बीम जिसको आप कह सकते हो। उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक और छोटी दीवार या छोटा पिलर बनेगा, और इसको इससे कनेक्ट किया जाएगा। और ऐसा ही राइट साइड में होगा, इस तरह से। अब ये जो दीवारें हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए जो पिलर्स हैं वो थोड़ी दूरी पर हैं, और इनके बीच में एक बीम का यूज़ किया जाता है। ठीक यहाँ पर भी ऐसे ही किया गया है। इसके बिल्कुल साथ में ब्लॉक्स नहीं बनाए गए हैं, बड़े बड़े बट्रेसेस ऐसे नहीं बनाए गए हैं। इनके बीच में गैप रखा गया है, और इस गैप की वजह से यहाँ से रोशनी एंटर कर सकती है अंदर, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ बनाई जा सकती हैं। इसका आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ फोटोज़ के थ्रू। जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें दीवार के साथ, ये बटरस है एक तरह से। ये सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है, दीवार को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया, ताकि दीवार का जो वेट है उसको सपोर्ट किया जा सके इस बटरस से। अब इस तरह से भारी भरकम अगर बटरस बनाया जाएगा तो यहाँ पर खिड़कियों के लिए जगह नहीं बचती है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी बटरस बने हुए हैं इसमें, ये इस दीवार को सपोर्ट करते हैं इस तरह से। ऐसे बहुत भारी भरकम बटरस बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो स्टाइल है, ये गॉथिक आर्किटेक्चर का स्टाइल है। इसको हम कहते हैं फ्लाइंग बटरेसेस। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर है, ये जो दीवार है, इसको सपोर्ट इस तरह से दी जाती है ताकि यहाँ पे गैप बना रहे। फोटो में आपको आसानी से नज़र आ रहा होगा, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है सपोर्ट देने के लिए दीवारों को। ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा अगर आप पास से देखते हैं तो इसको। अब ये जो दीवार है, इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे कोई लार्ज बटरस नहीं बनाया गया, इसकी जगह ये फ्लाइंग बटरस का यूज़ किया गया है। इनके इस तरफ में और पिलर्स बने हुए हैं आगे सपोर्ट करने के लिए, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। इस दीवार की सपोर्ट के लिए ये फ्लाइंग बटरस है, ये एक पिलर है, फिर एक फ्लाइंग बटरस है। इस तरह से ये तैयार किया जाता है। ये भी इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, इन दीवारों की सपोर्ट के लिए। बहुत ही स्ट्रेंज टाइप का आर्किटेक्चर नज़र आता है, और ये इसको इस तरह से तैयार करते हैं कि ये जो फ्लाइंग बटरसेस होते हैं ये छुप जाते हैं, या फिर इनको ये डेकोरेट करते हैं जिससे ये ऐसा लगे कि ये इस बिल्डिंग का ही पार्ट है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा, गॉथिक आर्किटेक्चर का कोई भी आप देखते हैं उसमें आपको ये दिखाई देंगे, और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं दिखने में। ये रोमन चर्च है, रोमन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ चर्च है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि खिड़कियाँ बहुत छोटी हैं। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, ये खिड़कियाँ बहुत ही छोटी हैं इसकी, और जहाँ से बहुत कम रोशनी आ रही है, और अंदर बहुत अंधेरा सा है। जब कोई पर्सन अंदर एंटर करता है इस चर्च में, उसको बहुत अंधेरा सा, बहुत एक सीरियस टाइप में जो एनवायरनमेंट है वैसा फील होता है, और एक किले जैसा महसूस होता है। वैसे ये सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छे थे। इनको बनाया इसलिए गया था इस तरह से ताकि अंदर का सिस्टम सिक्योर रहे। जो पेगन्स हैं या जो बारबेरियंस हैं उनसे चर्च की सुरक्षा की जा सके, सिक्योरिटी की जा सके। अगर हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करें तो ये आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद जो गॉथिक आर्किटेक्चर है उसको इस तरह से बनाया गया। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह से बना हुआ है। ये आर्च आप देखते हैं, आप पहचान जाएंगे यहाँ पे कि ये गॉथिक आर्किटेक्चर है।
ये पॉइंटेड आर्च होंगे इसमें, और ये बड़ी खिड़कियां जो हैं नीले और लाल रंग की, यहाँ से बहुत अच्छी रोशनी आती है अंदर सूरज की, और जैसे ही पर्सन अंदर एंटर करता है उसको लगता है कि मैं किसी अलग दुनिया में आ चुका हूँ। इस तरह से फील होता है। ये बिल्कुल भी सीरियसनेस जैसा नहीं लगता, और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है। इस तरह से ये नज़र आते हैं अंदर से। आप देख सकते हैं कि दीवारों पे कितनी ज़्यादा डेकोरेशन है, वॉल्स पे कितनी डेकोरेशन, इस पे डेकोरेशन की गई है। ये इस तरह से नज़र आता है। जैसे आप अंदर एंटर करेंगे आपकी आंखें सीधी ऊपर की ओर जाएंगी, और ऐसे लगता है जैसे दो हाथ हैं जो प्रे कर रहे हैं किसी से, दोनों हाथ ऐसे प्रे करने की फॉर्म में बने हुए, ऐसा लगता है। एक बहुत ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है जिसमें हमारी जो आंखें हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। जैसे ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टाइल है गॉथिक आर्किटेक्चर का। ये लगते हैं जैसे ज़मीन से ऊपर की ओर उठे हुए हैं, और ऊपर की ओर मतलब स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। यानी आपकी स्पिरिचुअलिटी के लेवल को गॉड की ओर लेकर जाते हैं, ऐसा मतलब महसूस होता है जब इनके अंदर एंटर करते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक स्टाइल था गॉथिक आर्किटेक्चर का जो उस टाइम में बना था, जो रोमन आर्किटेक्चर से बहुत ही डिफरेंट है। तो ये आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही पेंटिंग के स्टाइल में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। अब तक जो पेंटिंग्स बनाई जा रही थी वो बहुत ही स्टिफ होती थी, बहुत ही फ्लैट सरफेस के साथ, जिनमें कोई इमोशंस नहीं होते थे। और मोस्टली पेंटिंग्स में जो बैकग्राउंड है वो गोल्डन कलर का था, और ऐसा लगता था जैसे बस कोई रिलीजियस सिंबोलिज्म को प्रेजेंट किया जा रहा है। लेकिन 13th सेंचुरी में एक आर्टिस्ट होते हैं जिनका नाम है जियोटो, और जियोटो ने पेंटिंग के स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर दिया। उनकी पेंटिंग्स पहले की तरह फ्लैट नहीं थी, उनकी पेंटिंग्स में एक तरह का उभार था, जैसे 3D पेंटिंग्स में होता है। और उनकी पेंटिंग्स में एक लाइफ थी। अगर आप उनकी पेंटिंग्स को चेक करते हैं तो आपको उनकी पेंटिंग्स में एक मूवमेंट दिखाई देगी। यानी उस पेंटिंग में लोग चल फिर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, और उनके चेहरे पे उदासी है, खुशी है, इस तरह के जो अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो जियोटो की पेंटिंग्स भी उस टाइम की फ़िलॉसफी के चेंज को शो कर रही थी। यानी लोग अब सिर्फ रिलीजियस सिंबल्स के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो ह्यूमन लाइफ के बारे में सोच रहे थे, ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में सोच रहे थे। यानी उनका जो इंटरेस्ट था वो ह्यूमन लाइफ की ओर अट्रैक्ट होने लगा था। तो सबसे पहले इन दोनों पेंटिंग्स को देखते हैं। इन दोनों पेंटिंग्स का जो टॉपिक है वो सेम है, मैडोना एंड चाइल्ड, यानी मदर मैरी और चाइल्ड जीसस। और ये जो लेफ्ट साइड में पेंटिंग है ये बाइजेंटियम स्टाइल की पेंटिंग है, जो पुराना स्टाइल था, और ये जियोटो की पेंटिंग है जो जियोटो ने तैयार की थी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो बहुत ही फ्लैट टाइप में फेस है, यानी जो भी पेंटिंग है ये बहुत ही फ्लैट है, इसमें कहीं उभार नहीं है, इसमें कुछ भी आपको रियल नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन इसके कंपैरिजन जब आप इसके साथ करते हैं तो यहाँ पर आपको रियल लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बॉडी है, बॉडी में एक वेट नज़र आ रहा है। जीसस की बॉडी है या मदर मैरी की बॉडी है, यहाँ पर आपको एक वेट नज़र आ रहा है, एक उभार नज़र आ रहा है यहाँ पे। और एक 3D स्टाइल जैसे पेंटिंग होती है उस तरह से ये नज़र आती है। तो पहला तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये फ्लैट है, बाइजेंटियम स्टाइल जो पुराना स्टाइल है, और जियोटो की पेंटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है। दूसरी चीज़ आप नोट कीजिए कि जो पुरानी पेंटिंग का स्टाइल है, बाइजेंटियम जो स्टाइल है, इसमें बैकग्राउंड पूरी तरह से गोल्डन है। ये पूरी तरह से गोल्डन है, और यहाँ पर कोई भी इस वर्ल्ड की चीज़ नहीं दिखाई गई है, गोल्डन बैकग्राउंड में तैयार किया गया। यानी किसी अदर वर्ल्ड की बात चल रही है यहाँ पे, इस वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारा सामान है, जैसे एक सिंहासन बनाया गया है यहाँ पे, और काफ़ी और भी बहुत तरह की चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो इससे पता चलता है कि ये इस दुनिया की बात हो रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो इस पेंटिंग में, जैसे ये फोल्ड्स हैं, कपड़ों के जो फोल्ड्स हैं कितने ईजिली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फोल्ड्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पेंटिंग ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक है। जो लेफ्ट साइड बाइजेंटियम पेंटिंग है वो एक तरह से एक रिलीजियस सिंबल जैसी लगती है, जैसे किसी रिलीजन का कोई सिंबल हो उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हो।
लेकिन ये जो राइट साइड में जियोटो की पेंटिंग है, ये इस रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ज़्यादा मानवीय कर देती है ये उन चीज़ों को, यानी उन इमोशंस को। तो ये आप हम देख इसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट पेंटिंग आपको और दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भी आप एक डिफरेंस देख सकते हैं। ये बाइजेंटियम स्टाइल पेंटिंग है, इसमें फिर से बैकग्राउंड गोल्डन कलर का है, यानी ये इस दुनिया की बात नहीं है, ये किसी और दुनिया में हो रहा है। ये यहाँ पर जो पेंटर है वो इस दुनिया की बात नहीं कर रहा है, ये अदर वर्ल्ड की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जियोटो ने इसको ब्लू बनाया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ब्लू कलर दिया है। ब्लू मतलब ब्लू स्काई, यानी इसी दुनिया की यहाँ पर बात हो रही है। उसके अलावा डिटेल्स आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर फेस बहुत ही रिजिड है जीसस का, और यहाँ पर जो फेस है वो बहुत ज़्यादा 3D और अलाइव फील होता है। फेस एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं, जो लोग हैं अलग अलग तरह के फेस एक्सप्रेशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे इन्होंने ये जो पहना है इसकी डिटेल इसमें आपको नज़र आएगी। इनकी जो रिब्स हैं यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनके जो हैंड्स हैं इनकी आपको डिटेल्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक लग रहा है एक तरह से, और ये जो है अदर वर्ल्डली फील हो रहा है। अगर डिटेल्स की बात करते हैं तो डिटेल्स आप इसमें भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है इसमें। ये जो पेंटिंग है बहुत रियलिस्टिक लग रही है। तो ये डिफरेंस है जियोटो में और इससे पहले के जो पेंटिंग्स हैं उनमें, बाइजेंटियम स्टाइल जो पेंटिंग्स हैं। अगर आप नेट पे चेक करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, और इतना ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है इसमें। अगर आप सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कि दोनों में से ज़्यादा रियल कौन लग रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। डिफरेंस बहुत ही क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी आप और पेंटिंग्स भी चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगें तो। और अब बात करते हैं पोइट्री के बारे में। और मीडिवल टाइम्स में जब पोइट्री की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम आता है डांटे का, डांटे अलिघिरी, जिनका जन्म हुआ था 13th सेंचुरी में इटली के एक शहर फ्लोरेंस में। और अगर आप मिडिवल पीरियड को समझना चाहते हैं, मिडिवल पीरियड के यूरोप को समझना चाहते हैं, यूरोप के माइंड को समझना चाहते हैं, तो डांटे को रीड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम का जो यूरोप था वो सिर्फ दूसरी दुनिया के बारे में सोचता था, यानी सिर्फ आफ्टर लाइफ के बारे में सोचता था। लेकिन जब डांटे को रीड करते हैं तो ये पता चलता है कि बात इतनी भी सिंपल नहीं थी। उस टाइम के जो लोग थे वो इस दुनिया को भी इम्पोर्टेंस देते थे। वो लव, ब्यूटी और ह्यूमन इमोशंस की बात भी करते थे। लेकिन डिफरेंस ये था कि उनके लिए जो ये एक्सपीरियंस था वो सिर्फ मटेरियल नहीं था, यानी वो इस दुनिया को एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते थे। अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहें तो उनके लिए इस दुनिया की हर चीज़ का एक स्पिरिचुअल मीनिंग था, यानी इस दुनिया की जो भी चीज़ है उसका एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल मीनिंग था उनके लिए। अब जैसे आप डांटे को रीड करते हैं तो आपको उसमें एक नाम दिखाई देगा, वो नाम है बिएट्रिस। बिएट्रिस एक महिला थी जिसे डांटे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। डांटे जब पहली बार उनसे मिले थे तो वो सिर्फ 9 साल के थे और बिएट्रिस सिर्फ 8 साल की थी। लेकिन ये मीटिंग कुछ ऐसी थी जिसने डांटे की लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। और इस मीटिंग के 9 साल बाद वो दोनों एक बार फिर से मिलते हैं, जब बिएट्रिस अपनी दो फ्रेंड्स के साथ फ्लोरेंस में एक रिवर के पास टहल रही होती हैं। डांटे अपनी राइटिंग्स में बिएट्रिस के लिए अपने लव को एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन उस लव की दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज वो है जब डांटे बिएट्रिस को सिर्फ एक ह्यूमन पर्सन मानते हैं, उनकी ब्यूटी और काइंडनेस की प्रेज करते हैं और उनके लिए जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन दूसरी स्टेज वो है जब बिएट्रिस उनके लिए एक स्पिरिचुअल लव बन जाती है, यानी बिएट्रिस से उनका जो प्रेम है वो उनको गॉड की ओर ले जाता है। तो ऐसे हम समझते हैं कि डांटे के लिए जो ह्यूमन लव है और जो डिवाइन लव है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। यानी ये एक ऐसा टाइम था जब सेक्युलर और डिवाइन के बीच का डिफरेंस कम हो रहा था, यानी इस दुनिया और उस दुनिया के बीच की जो दूरी है वो लगातार कम होती जा रही थी। और डांटे से हम ये सीखते हैं कि हमारा जो अर्थली लव है
यानी इस दुनिया का हमारा जो प्रेम है वो हमें गॉड की ओर ले जा सकता है। और यही जो पॉइंट है ये हम प्लेटो की बुक सिंपोजियम में भी देखते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि लव एक सीढ़ी की तरह काम करता है जो धीरे धीरे हमारी सोल को लोअर से हायर रियलिटी की ओर ले जाता है। जैसे प्लेटो की जो द डिवाइडेड लाइन एनोलॉजी है उसमें इमेजेस एक लोअर लेवल पे शुरू होती हैं और फॉर्म ऑफ द गुड की ओर हाईएस्ट रियलिटी की ओर हम जा सकते हैं। लेकिन प्लेटो के लिए जो हाईएस्ट लव था वो एक इंटेलेक्चुअल लव था फॉर्म ऑफ द गुड के लिए। लेकिन डांटे के लिए जो हाईएस्ट लव था वो एक रिलीजियस लव था गॉड के लिए। और यही जो रिलेशन है इन दो अलग अलग तरह के लव के बीच में, थॉमस एक्वाइनस इसी बेस पर अपनी फिलॉसफी को डेवलप करना शुरू करते हैं। और यही जो रिफ्लेक्शन है ये आप उस टाइम की साइंस में भी देख सकते हैं। उस टाइम की साइंस एक रिलीजियस टेलीलॉजी के बेस पे काम कर रही थी। वो किसी भी इवेंट का कॉज जानने की कोशिश नहीं करते थे। उनके लिए मेन क्वेश्चन ये था कि इस इवेंट का गॉड के प्लान में क्या रोल है। यानी जो भी इस वर्ल्ड में हो रहा है उसको एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश की जाती थी। और उस टाइम के कुछ बेसिक जो साइंटिफिक आइडियाज़ जो थे वो भी पुरानी बुक्स में से दिए गए आइडिया के ऊपर बेस्ड थे। उनमें कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट का रोल नहीं था। यानी एक सेंस में हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी और रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और जो लोग साइंस को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे वो सिर्फ पुराने राइटर्स के आइडियाज़ को ही डिस्कस कर रहे थे। उन्हें किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, इस तरह के सिस्टम के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ऐसा था तो ये साइंटिफिक थिंकिंग कैसे इमर्ज होती है। लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी कि रोमन एम्पायर के फॉल के बाद हमारे पास बहुत ही कम फिलॉसफी की बुक्स बची थी और मोस्टली जो बुक्स थी वो लॉस्ट हो गई थी, जिसमें एरिस्टोटल के वर्क्स जो थे वो भी लॉस्ट हो गए थे। लेकिन 12th और 13th सेंचुरी में कुछ ऐसा होता है कि एरिस्टोटल के जो वर्क्स थे वो हमने फिर से डिस्कवर कर लिए, यानी एक बार फिर से हमारे पास वापस आ गए। और इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैंने एक मैप डाउनलोड किया है विकीपीडिया से। ये रोमन एम्पायर का मैप है। वैसे ये कंप्लीट रोमन एम्पायर नहीं है। रोमन एम्पायर जो है ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू होता है और ये वाला जो हिस्सा है ये रोमन एम्पायर में आता है। और ऐसा ही इधर से भी आप देख सकते हैं ये कंप्लीट रोमन एम्पायर में आता है और ये भी रोमन एम्पायर में आता है। ऑलमोस्ट ये हिस्सा जो है इनके दोनों लाइंस के बीच का और ये वाला हिस्सा भी रोमन एम्पायर में आता है। तो ये रोमन एम्पायर था उस टाइम में। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लार्ज एम्पायर था, बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ था। और इतने बड़े एरिया में फैला होने की वजह से इसको कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो 4th सेंचुरी में एक सम्राट थे थियोडोसियस के नाम से। थियोडोसियस के नाम से एक सम्राट थे 4th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया, इस पूरे एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड यहाँ से हुआ था, ये जगह जो है यहाँ से डिवाइड किया गया था इसको। इस पूरे रोमन एम्पायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ये ईस्टर्न वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाने लगा। इस साइड को, जो लेफ्ट साइड पे उसे वेस्टर्न रोमन एम्पायर कहा जाने लगा और जो राइट साइड में है उसे बाइजेंटियम एम्पायर कहा जाने लगा। जो लेफ्ट वाला पार्ट है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, इसको रोम से कंट्रोल किया जाने लगा। रोम लगभग यहाँ पड़ता है मुझे लगता है, रोम यहाँ पर है। यहाँ से वेस्टर्न रोमन एम्पायर को कंट्रोल करते थे। और जो राइट साइड का एरिया है इसको कॉन्स्टेंटिनोपल से ऑपरेट करते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल शायद यहाँ होना चाहिए, कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल को उस टाइम में बाइजेंटियम कहते थे, इसलिए ये जो राइट वाला पार्ट है इसको बाइजेंटियम एम्पायर भी आप देख सकते हैं, कई बुक्स में मिल जाएगा आपको ये। और आज के टाइम में इसको हम कहते हैं इस्तानबुल। हाँ, इस्तानबुल कहते हैं इसको आज के टाइम में। तो रोमन एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो लेफ्ट साइड है वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उसको रोम से कंट्रोल किया जाता था और जो राइट साइड में है बाइजेंटियम एम्पायर, उसको कॉन्स्टेंटिनोपल से या बाइजेंटियम से कंट्रोल किया जाता था। जो लेफ्ट साइड है इसकी जो लैंग्वेज है वो है लैटिन। लैटिन। और जो राइट साइड में है एम्पायर है इसकी लैंग्वेज है ग्रीक।
पहले यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रीक यहाँ पे फैलती चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है यहाँ पे बहुत अटैक्स हुए। यहाँ पे पहले विसिगॉथ्स ने अटैक किया, उसके बाद वेंडाल्स ने अटैक किया, ऑस्ट्रोगॉथ्स ने अटैक किया, फ्रैंक्स ने अटैक किया, ऐसे बहुत सारे अटैक्स यहाँ पे होते चले गए। और इतने अटैक्स होने की वजह से यहाँ का कल्चर नष्ट हो गया, और जो भी बुक्स थी वो भी लॉस्ट हो गई। और मैंने आपको पहले बताया था जैसे कि जो एरिस्टोटल के वर्क्स थे वो भी लगभग सारे के सारे लॉस्ट हो गए थे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो कल्चर था डैमेज हो गया। इसको हम कहते हैं द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। लेकिन ये जो राइट साइड का एरिया जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था वो अब भी काफ़ी हद तक सेफ था, और वो कल्चर, उसका जो कल्चर था वो सही तरह से चल रहा था, उसमें इतनी ज़्यादा समस्या नहीं थी। एक टाइम आता है जब जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो इस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। उनका कंट्रोल शायद इस जगह के आसपास कहीं होगा, शायद यहाँ कहीं पे कंट्रोल होगा उनका। इतना जो मुस्लिम रूलर्स हैं वो इस एरिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। 8th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पे कंट्रोल उनका होगा। तो ये जो एरिया था ये मुस्लिम रूलर्स के पास था, जिसको हम मिडल ईस्ट कहते हैं। वैसे मिडल ईस्ट नहीं कहना चाहिए, मिडल वेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया हमारे वेस्ट में पड़ता है। और मिडल ईस्ट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके वहाँ से ये एरिया ईस्ट में पड़ता है, इसलिए हम इसको मिडल ईस्ट कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। पर एक्चुअल में ये मिडल वेस्ट का एरिया है हमारे लिए। चलो छोड़िए इस बात को। मुस्लिम एम्पायर में यहाँ पर एक सेंटर था बगदाद में, एक इंटेलेक्चुअल सेंटर था बगदाद में, जिसका नाम था हाउस ऑफ विजडम, जिसको हम कहते हैं अरबिक भाषा में इसका कुछ और नाम है, बैत अल हिक्म कहते हैं मुझे लगता है। यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल सेंटर था जहाँ पे एरिस्टोटल के जो वर्क्स थे उनको प्रिजर्व रखा गया था। और एक सेंटर यहाँ पे था ईरान में, गोंडेशापुर के नाम से, ये भी एक इंटेलेक्चुअल सेंटर था। और एक सेंटर यहाँ था डेमेस्कस में, डेमेस्कस यानी सीरिया में। इन 3 सेंटर्स पर एरिस्टोटल के जो वर्क्स थे उन पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। यहाँ पे एरिस्टोटल के वर्क्स को प्रिजर्व रखा गया, सेफ रखा गया, और उनको ट्रांसलेट करने का काम हुआ। जो बगदाद है वहाँ पर क्या हुआ, ग्रीक भाषा से अरेबिक भाषा में ट्रांसलेशन किया गया। और ये जो डेमेस्कस है, डेमेस्कस में ग्रीक भाषा से सीरियाक भाषा में ट्रांसलेट किया गया, और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा था। इन तीनों जगह पे एरिस्टोटल के वर्क्स पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही थी। और इनमें जो मेजर फिलोसफर थे वो थे इस्लामिक फ़िलासफ़र थे वो सभी। अल-किंदी, अल-किंदी के नाम से एक फ़िलासफ़र थे जो 801 में इराक में पैदा हुए थे। वो एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ मीन्स वो बहुत सारे फील्ड्स के अंदर काम करते थे, जैसे मेडिसिन में और मैथमेटिक्स में, फ़िलासफ़ी में, साइंस में, म्यूज़िक में, आर्किटेक्चर में, और भी अलग अलग फील्ड्स में, एस्ट्रोनॉमी में भी काम करते थे। इनको द फादर ऑफ अरब फिलॉसफी कहा जाता है, अल-किंदी को। इनके बाद एक और फिलोसफर हैं अल फराबी के नाम से, ये भी एक पॉलीमैथ थे। एक है इबन सीना। इबन सीना, इबन सीना को वैसे अगर आप इंग्लिश बुक्स में रीड करते हैं तो एविसेना मिलेगा आपको, AVICENA, एविसेना। और एक और फिलोसफर थे अल गज़ाली, अल गज़ाली। और एक और फिलोसफर थे इबन रशद के नाम से। इबन रशद का भी नाम आपको चेंज मिलेगा, इनका नाम मिलेगा एवेरोस, ए से एवेरोस मिलेगा इनका नाम आपको। तो ये लगभग 5 या 6 फिलोसफर ऐसे थे जो एरिस्टोटल पे लगातार रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया उनका, और इन्होंने कमेंट्रीज भी लिखी एरिस्टोटल के वर्क में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था। लेकिन यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे अभी भी एरिस्टोटल पे स्टडी चल रही थी, इनके पास पूरे टेक्स्ट अवेलेबल थे। 11th और 12th सेंचुरी में क्या होता है, 12th सेंचुरी में, हाँ 12th सेंचुरी में क्या होता है कि ये जो यूरोपियन वर्ल्ड है, ये जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ये जो वर्ल्ड है, इसका फिर से कांटेक्ट होना शुरू होता है इस्लामिक वर्ल्ड के साथ। इन दोनों का आपस में फिर से कांटेक्ट होना शुरू होता है। और ये कांटेक्ट कहाँ पे होता है, इसकी भी 2 जगह हैं स्पेशली। एक तो है सिसली में, ये सिसली नाम की जगह है, SICILY, सिसली नाम की जगह यहाँ पर है। और एक यहाँ पे है स्पेन में। ये 2 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर इस्लामिक वर्ल्ड का और रोमन वर्ल्ड का फिर से कांटेक्ट होता है।
और इस कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि ये जो दो सेंटर्स हैं, स्पेन और सिसली, यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन फिलोसोफर्स, कुछ ज्यूइश फिलोसफर्स और कुछ इस्लामिक फिलोसफर्स, ये सब मिलकर यहाँ पर एरिस्टोटल के वर्क्स पे काम करते हैं, उनको फिर से लैटिन भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। एरिस्टोटल ने अपने जो वर्क्स थे वो ग्रीक भाषा में लिखे थे। इस्लामिक रूल आने के बाद उन्होंने उसको अरबिक और सीरियाक भाषा में ट्रांसलेट किया। अरबिक भाषा में ट्रांसलेशन हुई थी बगदाद में और सीरियाक में ट्रांसलेशन हुई थी सीरिया में। उसके बाद ही दोबारा से जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाकर ये लैटिन भाषा में फिर से ट्रांसलेट होते हैं, और लैटिन भाषा में जब ये ट्रांसलेट होते हैं उसके बाद वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका एक कोर्स सिलेबस ये बन जाते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स सिलेबस बनने के बाद थॉमस एक्वाइनस जो है वो इन वर्क्स को स्टडी करते हैं। वो इन वर्क्स को स्टडी करने के बाद क्रिश्चियन थियोलॉजी को और एरिस्टोटल के रीज़न को, यानी वही रीज़न और फेथ को, एक बार दोनों को फिर से मिला देते हैं और दोनों पे काम करना शुरू करते हैं। तो ऐसे थॉमस एक्वाइनस की फ़िलॉसफी शुरू होती है और जो फ़िलॉसफी की गाड़ी एक बार फिर से हमारी चल पड़ती है। तो ये पूरा एक सिस्टम था जो आपको बहुत कम मिलेगा ये बुक्स में, क्योंकि वो इस चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं कि जो कितने इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उन्होंने उनको खो दिया, और इस्लामिक फ़िलासफ़र्स ने, इस्लामिक रूलर्स ने उनको यहाँ पे प्रिजर्व रखा, इंटेलेक्चुअल सेंटर्स बनाए और इनको यहाँ पे सेफ रखा। ये चीज़ें वो बताना नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत थोड़ी डिटेल आपको मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है थियोडोसियस के बारे में, कि थियोडोसियस ने 4th सेंचुरी में 2 पार्ट किए थे, वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से। वेस्टर्न का जो सेंटर था वो रोम था, और ईस्टर्न का जो सेंटर था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, या बाइजेंटियम जिसे हम कहते हैं। यहाँ की भाषा लैटिन थी और यहाँ की भाषा ग्रीक थी। और ये जो टेक्स्ट थे एरिस्टोटल के, ये वो यहाँ पे संभाल के रखे गए थे। कोंडेशापुर में संभाल के रखे गए थे, बगदाद में संभाल के रखे गए थे, और सीरिया में डेमस्कस में संभाल के रखे गए थे। और इनके जो फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने काम किया, अलकिंदी ने काम किया, अल फराबी ने काम किया, इबन सीना, अल गज़ाली, इबन रशद, इन्होंने काम किया। और उसके बाद ये जो सेंटर्स थे, इनकी जो ट्रांसलेशन है, इनकी जो कमेंट्रीज़ हैं, वो सब वापस जाती हैं स्पेन में और सिसली में, जहाँ से ये फिर से रोमन एम्पायर में फैल जाती हैं, यानी यूरोप में फैल जाती हैं और फिर से यूनिवर्सिटीज़ का एक पार्ट बन जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, साइंटिफिक थिंकिंग के लिए एरिस्टोटल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रोमन एम्पायर के फॉल के बाद चर्च बचे रहे, और उन्होंने जो क्रिश्चियन थिंकर्स थे उनका जो वर्क था वो भी सेफ रखा, और क्रिश्चियन फिलॉसफी का जो वर्क था उसके अंदर प्लेटो भी सेफ रहे। अब जैसे आपको याद होगा कि जैसे ऑगस्टीन प्लेटो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि प्लेटो भी अदर वर्ल्ड की बात करते हैं, दूसरी दुनिया की बात करते हैं, और प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी और क्रिश्चियन फ़िलॉसफ़ी के बीच में काफ़ी कुछ एक जैसा है। तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। तो जब क्रिश्चियन बुक्स को संभाल कर रखा गया तो उसमें प्लेटो की जो बुक्स थी, प्लेटो के जो थॉट्स थे, वो भी बचे रह गए। लेकिन प्लेटो के थॉट्स साइंटिफिक थिंकिंग के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्लेटो का जो इंटरेस्ट है वो इस दुनिया में बहुत ही कम है और दूसरी दुनिया में उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है। ये वर्ल्ड जो लगातार चेंज हो रहा है, इसको वो रियल वर्ल्ड नहीं मानते, और वो फॉरम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द फॉरम्स की बात करते हैं। और ऐसे ही सोच क्रिश्चियनिटी की भी है। क्रिश्चियनिटी भी अदर वर्ल्ड की बात करती है, आफ्टर लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में एरिस्टोटल का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम फिर से इस दुनिया में आ सकें और इस दुनिया को एक साइंटिफिक मैनर में, एक लॉजिकल वे में स्टडी कर सकें। तो ऐसे 12th और 13th सेंचुरी में एरिस्टोटल को फिर से स्टडी किया जाने लगा, जिससे आगे बहुत से चेंजेस आए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि ऑगस्टीन की डेथ के बाद और थॉमस एक्वाइनस के जन्म से पहले इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इसमें क्या कुछ हुआ, क्या चेंजेस हुए, और इस लेक्चर को हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने ये जो कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, पहले हमने रोमन एम्पायर पे जो अटैक्स हुए उनके बारे में बात की, उसके बाद चर्च के बारे में बात की कि चर्च में गवर्नेंस का सिस्टम कैसे चेंज हुआ, एपिस्कोपल सिस्टम से पेपेसी सिस्टम पे कैसे आए, बिशप जो हुआ करते थे, और उसके बाद पॉप के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मोनास्टिसिज्म की बात की, और उसके बाद मैंने बात की थी फ्यूडलिज्म के बारे में, वो भी हमने देखा। और आर्किटेक्चर कैसे चेंज हुआ रोमन से गॉथिक स्टाइल में, और जियोटो पेंटिंग स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, और डांटे जो पोइट्री और लिटरेचर में क्या चेंज आता है। उसके बाद हमने देखा रीडिस्कवरी ऑफ एरिस्टोटल,
कि कैसे एरिस्टोटल का जो वर्क है फिर से हमारे पास वापस आता है और कैसे गाड़ी फिर से शुरू होती है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए आज की वीडियो में। हमने किसी भी फिलोसोफर को डिस्कस नहीं किया है वैसे आज, मैं बताना चाहता हूँ आपको, किसी भी फिलोसोफर को हमने आज डिस्कस नहीं किया है। और मोस्टली जो डार्क एजेस और फॉर्मेटिव एजेस के बीच में जो भी घटनाएं हो रही थी, जो भी चेंजेस आ रहे थे, बैकग्राउंड में जो सब चल रहा था, वो हमने डिस्कस किया है। रिलीजन में क्या चल रहा था, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम में, सोशल सिस्टम में क्या हो रहा था, कैसे वर्क्स लॉस्ट होते हैं, कैसे वर्क्स हमारे पास फिर से वापस आते हैं, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसके अंदर। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।